आज हम करेंगे आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें है क्या? इट रिलेट्स टू द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसमें है क्या कि इन्होंने 13 में ये बताया कि कोई भी लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट्स को, तो उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर 32 आर्टिकल एंड आर्टिकल 226 रिस्पेक्टिवली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें है क्या? और ये जो अब इसमें है जो लॉ है ना, जो लॉ की डेफिनेशन क्या होगी कि लॉ हम किसको बोलेंगे कि कौन कौन सा कानून। तो परमानेंट, पहले जो परमानेंट लॉ है इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। फिर टेम्पररी लॉ इलेक्ट लाइक ऑर्डिनेंस, जो हम प्रेसिडेंट बनाता है 6 महीने के लिए, या फिर वो एक्सटेंड होता है अकॉर्डिंग टू द इमरजेंसी प्रोविजंस या फिर अदर कंडीशंस। तो वो ऑर्डिनेंसेस और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन like executive legislation, example order, bylaws, rules, regulations और notifications। फिर non legislative sources of law, example custom, usage having the force of law। अब ये जो custom usages पहले जब तक कोडिफाइड नहीं हुए थे लॉ या नहीं बने थे, तब तक कस्टम्स के अकॉर्डिंग चलता था। लेकिन जब कोडिफिकेशन वगैरह लॉ कानून पार्लियामेंट थ्रू आ गया, स्टैट्यूट आ गए, तो कस्टम्स यूसेजेस की एग्जिस्टेंस खत्म होगी। बट कुछ कस्टम्स और यूसेजेस अभी भी प्रिवेल करते हैं विच आर हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। अब लॉ में क्या इंक्लूड नहीं होता, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स देते हैं ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी लॉ में इंक्लूड होंगे। लेकिन इसमें अब लॉ में क्या इंक्लूड नहीं हो रहा, एक तो है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस, जो ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शंस मिलती हैं वो लॉ में नहीं आती। लॉ की डेफिनेशन में इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर गाइडेंस ऑफ ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स की गाइडेंस के लिए इंस्ट्रक्शंस इशू करते हैं। फिर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, फिर पर्सनल लॉज जैसे हिंदू मुस्लिम लॉ वगैरह, इनके ये आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आता। मींस ये जो लॉ है, अगर ये कोई कानून यहाँ से कोई ऑर्डर्स पास होते हैं तो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होएगा। अगर ये वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लॉजेज ऑफ आर्टिकल 13। पहले हम करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें इन्होंने बोला क्या है, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। अब ये जो बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने से पहले प्रिवेल करता था, अगर वो लॉ, अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कब से इन फोर्स आए, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया, तो 26 जनवरी 1950 से। तो अब 26 जनवरी से पहले जो कोई भी कानून था, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो टू दैट एक्सटेंट इट इज डिक्लेयर्ड टू बी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड। बट अब इन्होंने ये बोला है कि लेकिन अब जैसे इस केस में ये है कि केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951। इस केस में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो एक्ट डन इन दैट लॉ बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, तो उनका क्या होएगा कि वो उनको डिक्लेयर करेंगे वॉइड के नहीं करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल 1950 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब कोई एक्ट है जिसके अंडर
किसी बंदे ने कोई एक्ट किया, कुछ किया, कोई ऑफेंस की कमिट किया, तो उसकी जो प्रोसिक्यूशन या ट्रायल है वो 1949 में शुरू हुआ। तो अब उसका बंदे का ट्रायल चल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वो जो पहले था इसको तो वायलेट नहीं कर रहा था, लेकिन इसके आने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, अगर कोई एक्शन डन इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो उसका क्या बनेगा? तो वो जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन में एक्ट है उस पे 13 आर्टिकल लागू नहीं होएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 13 है वो प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एक्ट ऑलरेडी डन हो गया उसकी प्रोसिक्यूशन पहले के हिसाब से ही चलेगी, लेकिन जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद हुआ और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उसकी प्रोसिक्यूशन उसके अकॉर्डिंग होएगी और वो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 13 में डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सवेरेबिलिटी। इसमें क्या है, सपोज कोई कानून है, कोई ऐसा कानून है, कोई ऐसा एक्ट है जिसमें, या फिर कोई लॉ ऐसा है जो सिर्फ पार्शियल तो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल, उसके कुछ प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा एक्ट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा। तो उसमें इन्होंने अब क्वेश्चन यहाँ पे रेज हुआ कि क्या वो पूरा एक्ट वायलेट करेंगे या फिर वो प्रोविजन ही वायलेट करेंगे। तो ये डिसाइड हुआ इन केस ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन 1950 में। ये इन्होंने डिसाइड किया कि अगर कोई भी प्रोविजन ऑफ द एक्ट वायलेट कर रही है फंडामेंटल राइट को, और अगर वो सेपरेबल हो सकती है, सवियर हो सकती है पूरे एक्ट से, तो वो प्रोविजंस को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन पूरे एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे। बट इसकी एक एक्सेप्शन ये है कि वो एक्सेप्शन है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में। इन्होंने ये बात बोली कि लेकिन अब जैसे पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा कि अगर कोई प्रोविजन ऑफ द एक्ट वायलेट कर रही है फंडामेंटल राइट को और पूरा एक्ट वायलेट नहीं कर रहा फंडामेंटल राइट को, तो वो सिर्फ प्रोविजन स्ट्रक डाउन हो जाएगी एंड इट इज डिक्लेयर्ड टू बी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड, बट पूरा एक्ट नहीं होएगा। लेकिन इस केस में इन्होंने ये बताया कि अगर वो जो प्रोविजन है उस पूरे एक्ट की वो इस तरह से इंटरमिंगल्ड है विद द अदर प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट, then it cannot be severable, it cannot be separated। तो उस पूरे एक्ट को ही हम डिक्लेयर करेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वर्च्यू ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू।